हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको कल ही बता दिया था, है ना, पहले ही मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि टेक्स्ट बुक पर लाइव टेस्ट की एक सीरीज़ इन्होंने शुरू की है, जिसमें ये 5 मेगा लाइव टेस्ट अपलोड करेंगे डेली, जब तक एग्ज़ाम शुरू नहीं हो जाएगा तब तक। ठीक है, 27 तारीख तक। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी फाइनल 5 मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 1 आज इन्होंने अपलोड किया, जो कि आज से कल तक अवेलेबल रहेगा। उसके बाद फिर ये टेस्ट नंबर 2 जो है वो कल अपलोड किया जाएगा, फिर टेस्ट नंबर 3 परसों, ऐसे करके डेली इनकी ये टेस्ट सीरीज जो है ना, 5 टेस्ट की लाइव, वो अ, रहेगी, है ना। मतलब अपलोड किए जाएंगे डेली 5 दिन तक टेस्ट। ठीक है, तो इसको हम, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि रेगुलर इसके सॉल्यूशन देखा करेंगे। ठीक है, तो आज पहला टेस्ट है, जिसमें काफ़ी लेट हो चुके हैं। आई होप कि ये वीडियो आज अपलोड हो जानी चाहिए, क्योंकि लाइट वगैरह भागी हुई थी हमारे यहाँ पे, इस वजह से काफ़ी टाइम हो गया इसमें। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट वाले मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इससे पहले आपको पता चल ही चुका है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कि पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अब सेक्शन वाइज चीज़ें डिवाइड होके आएंगी, है ना। इससे पहले 2 मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं न्यू पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें न्यू पैटर्न के हिसाब से हम 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो ये हमारा थर्ड मॉक टेस्ट है न्यू पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें मैंने सारे ग्रुप डी के मॉक टेस्ट आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा रखे हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी है। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि जो न्यू पैटर्न वाले मॉक टेस्ट है ना, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाए। ठीक है, जिसमें ये जो नए पैटर्न वाले मॉक टेस्ट हैं वो वाले अलग से एक प्लेलिस्ट में आपको दे दूँ। ठीक है, तो उस नए पैटर्न के मॉक टेस्ट में ये थर्ड नंबर का मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो इससे पहले के जो 2 मॉक टेस्ट हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो भी आप देख सकते हो। उसकी जो प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाकर आप इससे पहले जो 2 मॉक टेस्ट हम नए पैटर्न पर आधारित लगा चुके हैं, उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए फिर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, और इसमें आप सीख क्या सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपके एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट, आरआरबी ग्रुप डी फाइनल 5 मेगा लाइव टेस्ट नंबर 01। चलिए शुरू हो गया है। तो भाई ये अलग अलग सेक्शन वाइज डिवाइड होकर आया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ये बता दिया, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के एरिया के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपको पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करना, उसके बाद मैथ्स, फिर जीके जीएस और साइंस, जो भी है इनमें से आगे पीछे कर सकते हो आप। ठीक है, जी, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग को मैं पहले अटेम्प्ट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करोगे, तो उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार क्वेश्चन सही होते हैं, तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है माइंडसेट। ठीक है, तो इस वजह से बाकी आप देख लेना, आपके हिसाब से जो भी आपकी जो स्ट्रेटेजी रहेगी, जो अप्रोच रहेगी, वो एग्जाम में जाके चेंज मत करना। यहीं से ही आप उसकी प्रैक्टिस करके जाना, है ना। जैसे आप मॉक टेस्ट में फॉलो करते हो, उसी तरह से रियल एग्जाम में भी उसको फॉलो करना है, स्ट्रेटेजी को। ठीक है, तो चलिए फिर हम करेंगे मैथ्स के साथ शुरुआत। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को देखना चाहते हो तो इंग्लिश में देख लेना, वीडियो को पॉज करके। हम देखेंगे हिंदी में सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलिए। 6 और 54 का मध्यानुपाती बताना है आपको। मध्यानुपाती आप समझ रहे हो, यानी कि बीच वाली संख्या। तो ये अगर ए है तो ये सी हो जाएगी। बीच वाली संख्या आपको बतानी है बी। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर, बी तो हमें दिया हुआ नहीं है, बी पूछ रहा है, मध्यानुपाती पूछ रहा है। तो बी स्क्वायर बराबर ए कितना है 6, और ये कितना है 4, 54। ठीक है, सी। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुना, ये 54 को ना तोड़ लो, 6 निम 54 होता है ना। तो बी स्क्वायर बराबर ये आ गया, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 6 × 6 × 9। तो आपको बताइए, रूट के अंदर 2 6 हैं, बाहर आके एक 6 बचेगा। ये 9 है, बाहर आके एक 3 बचेगा। तो बी बराबर यानी कि मध्यानुपाती कितना आ गया, 6 × 18। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे तृतीयानुपाती पूछता
तो आप क्या करते, इसको ए इसको बी मानना था, सी पूछा था आपसे, तो वही सेम कर देते, बी स्क्वायर बराबर ए सी, ए और बी की जगह इसको रख देते, सी की जगह आपको फाइंड करनी थी क्या आएगा। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। 5 पाई अपॉन में 4 रेडियन को डिग्री में बदलें, ये क्वेश्चन सीजीएल में मैं स्किप करके आया था भाई, क्योंकि मतलब ये पढ़ा तो था, इससे पहले भी मॉक टेस्ट में भी किया था, और शायद जब चैप्टर किया था उसमें नोट्स में भी था, बट उस वक्त मैं भूल गया था, है ना, तो उस वक्त मैंने स्किप कर दिया था इसको सीजीएल में। तो उसके बाद मैंने तुरंत आके चेक किया था, तो अब नहीं भूल सकता मैं कभी भी। ठीक है, तो रेडियन को डिग्री में बदलना है, जब जब रेडियन से आप डिग्री में जाते हो तो आपको 180/पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, 105 पाई अपॉन में 4, तो इससे आपको डिग्री पे जाना है, रेडियन है इससे डिग्री पे जाना है आपको, 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पाई से देखो पाई कैंसिल, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो ये कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 225, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आसान सी चीज़ें याद रखना है बस, अगर याद नहीं रहती है ना तो छोटी छोटी चीज़ें ये भारी पड़ जाती है और आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ देते हो। ठीक है, ए और बी एक टंकी को क्रमशः इतने और इतने मिनट में भर सकते हैं, तो ए भाई 60 मिनट में और बी 90 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। ठीक है, सी की सहायता से टंकी 45 मिनट में भर जाती है, सी की सहायता से टंकी 45 मिनट में भर जाती है, यानी इन दोनों को सी की भी सहायता मिल गई और ये टंकी 45 मिनट में भर गई, आई थिंक यही कहना चाह रहा है। ए और सी की दक्षता का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो भाई इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, 6 3 18, तो 45 चौका 9 दूनी 18, 6 3 18। ठीक है, तो भाई देखो ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, और ये तीनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो सी है ये एक काम खत्म कर रहा है, एक काम खराब कर रहा है, यानी कि ये निकासी का पाइप होगा सी। ठीक है, क्योंकि ए और बी मिलकर 5 काम कर रहे हैं, जबकि ए और बी और सी मिलकर 4 काम कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो सी है वो -1 काम कर रहा है, तब जाके ये 4 काम कर पा रहे हैं, तो सी की एफिशिएंसी -1 है। ए और सी की दक्षता बतानी है, तो ए कितना काम करता है, ए करता है 3 काम और सी करता है -1। तो अच्छा, यहाँ ये लिखा है इन्होंने, चिन्ह पर ध्यान ना दीजिए, यानी कि माइनस को इग्नोर कर सकते हैं आप, 3:1, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय की आय विजय की तुलना में 38% अधिक है, तो भाई अजय की आय विजय की तुलना में, अजय और विजय हैं दो, अजय की आय विजय की तुलना में 38% अधिक है, तो विजय की आय अगर 100 है तो अजय की आय 38% अधिक है, 138 है। ठीक है, बचत और उनकी बचत का अनुपात इतना है, तो ये इनकी इनकम है, और सेविंग कितनी है इनकी, 3:2। उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये व्यय करता है, तो अजय और विजय की आय का योग ज्ञात कीजिए। देखो भाई, रेशियो से भी कर सकते हैं इसको हम, पर ये नंबर कट के थोड़ा सा बड़ा बनेगा ना, बेसिक से करते हैं, है ना, कल हम रेशियो से कर रहे थे क्वेश्चन, तो थोड़ा हुआ नहीं था वो, तो बेसिक से करो। कैसे, कि आप इसको मान लो, यहीं से मान लो, काटना चाहते हो तो काट सकते हो आप, 50 आ जाएगा, 69 आ जाएगा, एक ही बात है, आप इसको ये मान लो, इसको ये मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेसिक से करते हैं। तो ये इनकी इनकम हो गई। ठीक है, इसने कहा कि प्रत्येक 6,000 रुपये व्यय कर देता है, अगर मैं 138x कमाता हूँ, इसमें से मैंने 6,000 रुपये खर्च कर दिए, तो जो मेरा बचा वो मेरी सेविंग बची ना, इनकम में से मैंने खर्चा घटा दिया, मेरी सेविंग बची। ठीक है, तो इनकी सेविंग का रेशियो दे रखा है 3:2, यानी कि पहले वाले की सेविंग बची 3, और दूसरे वाले ने अपनी इनकम से 6,000 रुपये, ये 6,000 है, 6,000 रुपये खर्च कर दिए, दोनों ने 6,000 रुपये खर्च करे हैं, तो इसकी सेविंग बची 2, ये रेशियो दे रखा है। ठीक है, ये इनकी सेविंग्स का रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक है, इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा दिया हमने, तो सेविंग बची। ठीक है, अब चलो इसको करते हैं, तो इसको 2 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये 2 यहाँ से हटा, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये 100x माइनस, ये 100x - 6,000 यहाँ पे आ गया। ठीक है, फालतू चीज़ें हटा दो। ठीक है, चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, 38 दूनी 76, तो 276। ठीक है, x - 6 दूनी 12,000 बराबर 300x - 6 × 18,000। तो ये इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 6,000 बचा, 6,000 बराबर, यहाँ पे कितने x बचेंगे, 276 गए तो 80, 24x बचे। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6,000/24।
तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 500, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो एक्स की वैल्यू आ गई भाई 250। पूछा क्या अजय और विजय की आय का योग क्या होगा। तो इनकी आय का योग कितना हो जाएगा, 238x। एक सेकेंड, 238x हो जाएगा इनके आय का योग, है ना। ये इतना कमाता है, ये इतना कमाता है। और एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 250 आई है। तो भाई 250 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 5 अट्ठे 40 या 25 अट्ठे 200, 25 तिया 75, 85 95, 25 दूनी 50 और 59। तो 59500, ऑप्शन नंबर 3 इज दी हीरो। ठीक है, बेसिक से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी टाइम आपको मिलेगा। यदि यह ज्ञात है कि ये बराबर ये, तो ये क्या कर रहा है भाई, ये बराबर ये ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब होना चाहिए ना। ये तो माइनस दे रखा है यहाँ पे, यहाँ भी माइनस दे रखा है। तो क्या बोल रहा है भाई ये बराबर ये है, तो ऑप्शन ए दे रखे हैं, 3a यानी कि 3b 3a। ये 3 का क्यूब है, 3a का क्यूब है, ये 2b का क्यूब है ना, ये c का क्यूब है। बट यहाँ माइनस है, तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको -2 का क्यूब भी तो लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको क्यूब में चेंज करो, पहले a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc होता है। या फिर इधर ले जाओगे तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब -3abc बराबर 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, a कितना है 3a, इंटू बी कितना -2b, इंटू सी कितना है ये 3abc ना। 3 तिया 9 दूनी 18 माइनस का abc बिल्कुल सही है। ठीक है, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc होता है। ठीक है, बट ये सब क्या दे रखा है यहाँ पे। अच्छा, इन तीनों के बीच में संबंध बताना है, क्या होगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है समझ गया। a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc होता है, या फिर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब -3abc बराबर 0 होता है। ये चीज़ आपको पता है। और इसमें एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर भी 0 होता है। ये आपको कंडीशन पता, क्या हो गया भाई, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ए बी सी क्या क्या मिल गए थे, ए बी सी। तो 3a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये माइनस वाला इधर चला जाएगा, तो 3a प्लस सी बराबर 2b आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर 4। समझ पाए, अच्छा क्वेश्चन था यार ये, काफ़ी काफ़ी टाइम बाद कुछ नया सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना है, यदि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या का 9/7 भाग है, तो उसका आयतन कितना है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या का 9/7 भाग है। त्रिज्या का 9/7 भाग है, यानी कि त्रिज्या ये वाली है ना, और ऊंचाई ये वाली है। ठीक है, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है ये। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आधार क्या होगा, ये होगा सर्कल होगा। ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई इंटू आर क्या है, इसकी त्रिज्या क्या, हमने अगर ये आर 7 है तो ऊंचाई 9 है, तो इसको 7x इसको 9x मान लो। तो ये 7x इंटू 7x पाई आर स्क्वायर बराबर 186.34। ठीक है, 7 से 7 खत्म, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, और 186.34 अपॉन में ये 7 और 22 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको पॉइंट को हटा दो, नीचे 2 0 लगा दो। 6 4 10 और 11, 8 3 11, 11 से काट दो, या 7 से कट रहा है। 7 दूनी 14 और 4 7 42, और 4 7 42, 7 से भी कट रहा है, तो 7 दूनी 14, 4 7 42, 4 7 42, और 7 दूनी 14। ठीक है, कट गया 7 से। उसके बाद 22 से डायरेक्ट काट सकते हैं, 22 एकम 22, और 4 22 दूनी 44, 2 22 एकम 22। तो एक्स का स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास 121, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, यानी ये 7x बराबर क्या हो गया, 11 7 77। ठीक, एक सेकेंड, ये 100 भी तो बचा है यहाँ पे, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी। एक्स स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास 121/100। तो एक्स बराबर आ जाएगा रूट के अंदर ये 11/10 आ गया बाहर। ठीक है, तो 1.1 आ गया। ठीक है, एक्स बराबर
11 ना आके 1.1 आया, ठीक है। 11 7 77 यानी कि ये 7.7 हो गया। 11 99 यानी कि ये 9.9 हो गया। इस सब को कचरा को साफ कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। ये हो गया साफ, अरे हो जा भाई। ठीक है, ये 7.7 आ गया। रेडियस पूछा गया इससे आयतन, तो 1/3 पाई r²h, r² इंटू में h, ठीक है। इन सब से हटा के लगा दो नीचे 3 0, ठीक है। 7 एकम 7, 3 3 9, 3 3 9, ठीक है। 3 के बाद पॉइंट आएगा, सब में 3 के बाद पॉइंट है, लेकिन सबका यूनिट डिजिट अलग है। देखो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, सबका यूनिट डिजिट अलग है। तो 3 7 21, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, तो एंड में 2 आएगा और एक ही ऑप्शन है जिसमें एंड में 2 है, खत्म काम। बाकी सब कैलकुलेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इतनी लंबी कैलकुलेशन की, ठीक है। चलो भाई, 8,000 पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष 4 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। अच्छा, 3 वर्ष का पूरा चाहिए, उसके बाद 4 महीने का ब्याज चाहिए, और 8,000 रुपये की राशि है। देखो रेशियो वेशियो से छोड़ो, बेसिक से करो अगेन, है ना। क्योंकि रेशियो वगैरह से जाओगे बेफिजुल में टाइम भी खर्च हो सकता है, और कैलकुलेशन ऑलमोस्ट उतनी रहेगी, लगभग उतनी रहेगी, ठीक है। मेरे को पता है 8,000 रुपये है मेरे पास, 12% का रेट है। वार्षिक रूप से ही है ना, पक्का वार्षिक रूप से, ठीक है। 3 साल का पूरा ब्याज चाहिए और चौथे साल का केवल 4 महीने का, यानी कि 1/3 चाहिए उसमें, ठीक है। ठीक है। तो इसका 12% देखो, पहले साल इसका 12% मिलेगा, यानी कि 12×8 = 96, 960 रुपये मिलेगा पहले साल, ठीक है। दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, 960 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 12% भी एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसका 12% कितना हो जाएगा, 12×6 = 72, 12×7 = 12×8 = 96, और 96 और 400 103। एक सेकेंड, 7 है ना ये तो। 12×6 = 72, 12×9 = 108, सॉरी मैं 96 बोल रहा हूँ। 12×9 = 108, एक सेकेंड, 12×6 = 72, 12×9 = 108, 105, 12×9 = 108, 10 2 105 पॉइंट, तो 960 तो मिलेगा ही मिलेगा, 105.2 और एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 2 5 6 1065 है ना। क्योंकि ऑप्शन देख लो थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है ना, बिल्कुल। तो 0.2 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, 1065 इसको मान सकते हो दूसरे साल का ब्याज, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब तीसरे साल 1065 तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, 1065 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका भी 12% मिलेगा आपको, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो 12 से डायरेक्ट 12×5 = 60, 12×6 = 72, और 12×5 = 60, 12×6 = 72 और 6 78, 12 एकम 12, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया 127.8, 12×5 = 60, 12×6 = 72 और 6 78, 12 एकम 12, ठीक है। तो 127.8, आप इसको 128 भी मान सकते हो, ठीक है। तो 1065 तो मिलेगा ही मिलेगा, 128 और एक्स्ट्रा मिलेगा, 8 5 13, 6 7 8 9, एक और एक, 1193, ठीक है। 1193 रुपये यहाँ पे थर्ड ईयर में मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, 1193 यहाँ पे मिलेंगे। अब फोर्थ ईयर में निकाल लो कितना मिलेगा, फोर्थ ईयर का 1/3 आपको चाहिए। 1193 तो मिलेंगे मिलेंगे, मैं पूरे फोर्थ ईयर का निकाल लेता हूँ, प्लस इसका 12% है, तो 1193 को आप क्या मान लो, 1200 मान लो, है ना। इसको 1200 मान लो, 144 रुपये और मिलेंगे। तो 1193 प्लस 4 3 7, 9 4 13, 1 2 3 और 1 1300, 1337 इतने रुपए। एक सेकेंड यार, इतने का ब्याज मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये पूरे साल का ब्याज है चौथे साल का, लेकिन मेरे को चौथे साल में 4 महीने का चाहिए, यानी कि एक साल का तीसरा हिस्सा चाहिए। तो 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो 3×4 = 12, 3×4 = 12, ये 7 है ना, इसको 8 मान लो, 3×6 = 18, तो 4 4 6 रुपये मिल जाएंगे। आप समझ पाए बात को। फोर्थ ईयर का पूरा आपको ब्याज नहीं चाहिए, 4 महीने का ब्याज चाहिए, यानी कि 4/12 इतने साल का चाहिए, है ना। 12 महीने होते एक साल में, आपको 4 महीने का चाहिए, यानी कि 1/3 ब्याज चाहिए बस, ठीक है, पूरे साल का। तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो 446 अप्रोक्स आया। ये थोड़ा मैंने ज़्यादा ज़्यादा ले लिया इसको, 93 को 1200 माना है, इसको मैंने 7 की जगह 8 कर दिया, तो हल्का फुल्का 8 10 ज़्यादा आंसर आएगा हमारा, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसको, 5 3 8 6 14, एक, और 6 और 6 12, 12 8 20, और एक 21, और एक 22, और 4 26, 9 2 11, 11 और 9 20,
20 और 1 सेकंड गलत हो गया यार कैलकुलेशन। सारे लाइन में है नहीं, 5 3 8 6 14 1 6 6 12 13 6 6 12 8 20 21 22 और 4 26 2 9 2 11 12 4 16 1 2 3, तो 36 और 64। 36 64 ज़्यादा आना चाहिए था, कम कैसे आ रहा है? 36 6 89 आ रहा है। ज़्यादा आना चाहिए ना, कम कैसे आ रहा है ये? 5 3 8 6 14 1 6 6 12 और 13 और 7 20, तो 22 4 26 2 9 2 11 12 4 16 1 2 3, 36 64 कैसे आ रहा है? तो ये दोनों ही ऑप्शन आसपास दिख रहे हैं, कुछ गलती होगी क्या? क्रॉस चेक करते हैं तेज़ी से, है ना? काफ़ी टाइम, हालांकि 5 मिनट हो गए इसमें। 960 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 960 प्लस इसका भी 12% मिलेगा, तो ज़ीरो से ज़ीरो ख़त्म, 12 6 72, 12 9 108, 10 115। 1 सेकेंड। ओह शिट, मैंने यहाँ पे शायद 105 लिख लिया था अभी, है ना? 12 9 108, 10 और 5 15। शिट यार, 115.2। तो 960 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 115.2 यानी कि 0.2 5 6 और 1 7 9 और 1 10, 1075 आएगा यार। शिट, यहाँ 1075 आएगा, तो 10 10 और बढ़ा दो इसमें थोड़ा सा। ठीक है, तो अप्रोक्स 1200 ही आ जाएगा। तो यही आएगा आंसर, ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, ज़्यादा ही आंसर आएगा। मैंने यार गलती कर दी उसमें। दो अंकीय कोई एक संख्या उसके दोनों अंकों के योग की 7 गुनी है। दो अंकीय कोई संख्या उसके दोनों अंकों के योग की 7 गुनी है। इसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके पास है, सिंपल कर लो। ठीक है, दो अंकों के योग की 7 गुनी है, दो अंकों की संख्या उसके दोनों अंकों के योग की 7 गुनी है। देखो, 6 और 3 9, 9 7 63 है क्या? ये नहीं है। ये क्या है? 6 और 3 9, 9 7 63 है क्या? ये हो सकती है। ये क्या है? 4 और 2 6, 6 7 42 है क्या? ये नहीं है। 4 और 2 6, 6 7 42 है क्या? ये ठीक है। दोनों अंकों के योग का 7 गुनी है संख्या, तो ये दोनों ऑप्शन इस हिसाब से तो पुट हो रहे हैं। बट ये कह रहा है कि उल्टा अगर आप करोगे तो मूल संख्या से 18 कम आएगा। 63 को आप उल्टा करोगे तो 36 आएगा। ये 18 कम है क्या? बहुत ज़्यादा कम है ये तो नहीं। 42 को उल्टा करेंगे आप तो 24 आएगा। तो 12 में 4 गया 8, 18 कम आ गया, यानी कि 42 इज दी करेक्ट आंसर। यार एक क्वेश्चन में हम 5 6 मिनट खराब कर चुके हैं, थोड़ा तेज़ी से चलना पड़ेगा। एक विद्युत पंप एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। टंकी में रिसाव के कारण टंकी को भरने में इतने घंटे लगते हैं। तो एक पंप ए है जो 5 घंटे में भर सकता है। एक और पाइप आ गया बी जो कि रिसाव का काम करता है, वो 7.5 घंटे में भरते हैं दोनों मिलके। टंकी को भरने में 7.5 घंटे लगते हैं रिसाव के कारण। ठीक है, यदि इस अवधि के दौरान पानी किसी अन्य बिंदु से टंकी के अंदर या बाहर नहीं होता है, ठीक है, तो इस रिसाव से पूरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? रिसाव से कितने टाइम लगेगा? तो इसको देख लो। 15, 7 दूनी 14, 15, 5 3 15। तो ए अकेले 3 काम करता है और दोनों मिलकर 2 काम करते हैं, यानी कि बी जो अकेले -1 काम करता है। टोटल काम 15 है। बी अकेले एक काम माइनस कर रहा है, तो 15 घंटे में 15 काम माइनस कर देगा। 15 घंटे में खाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी एक आदमी नदी के पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। स्थिर पानी में उसे यह दूरी तय करने में 12 मिनट लगते हैं। सॉरी, एक आदमी नदी के पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। स्थिर पानी में उसे यह दूरी तय करने में 12 मिनट लगते हैं। यानी पानी जब स्थिर है तो वो आदमी चल रहा है, खाली आदमी चल रहा है, यानी कि आदमी की चाल दे रखी है कि 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है वो। भाई पानी की गति नहीं है, पानी अभी गति नहीं कर रहा है। ठीक है, खाली कौन गति कर रहा है? नाव गति कर रही है, सिंपल, है ना? आदमी यानी कि नाव गति कर रही है, और नाव 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है। 1 किलोमीटर चलती है 12 मिनट में। तो स्पीड इसकी निकाल लो। तो 12 पंजे 60, तो 60 मिनट में 5 किलोमीटर चलेगी, यानी कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलती है। तो नाव की गति यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया? 5 किलोमीटर पर आवर्स। आप समझ पाए बात को? खाली नाव चल रही है, धारा नहीं चल रही है, पानी नहीं चल रहा है, स्थिर जल है वो। तो नाव की गति कितनी आ गई आपके पास? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है वो। ठीक है, अब क्या कह रहा है? बहती नदी में उसे 13 मिनट लगते हैं 1 किलोमीटर चलने में ही। सिंपल 1 किलोमीटर चलने में उसे 13 मिनट लग जाते हैं बहती नदी में। यानी कि अब एक्स प्लस वाई दोनों चल रहे हैं, नाव भी चल रही है और धारा भी चल रही है। तब वो 13 मिनट में
क्या चल पा रही है, 1 किलोमीटर चल पा रही है। तो 1 मिनट में कितना चल पाएगी, 1/13 किलोमीटर। और 60 मिनट में 60/13 किलोमीटर चल पाएगी वो 1 घंटे में। ठीक है। तो एक्स प्लस वाई जो है वो इसकी चाल कितनी आ गई, 60/13 किलोमीटर पर आवर्स आ गई, है ना। क्योंकि ये धारा के साथ बहती नदी में जा रही थी तो एक्स प्लस वाई हो जाता है धारा के साथ। एक सेकेंड, धारा के साथ जा रही है ना। ठीक है। तो भाई एक्स की वैल्यू दे रखी है 5 + वाई। निकालना क्या है वैसे, नदी में बहते पानी की गति यानी कि वाई निकालना है। तो 60/13, तो ये 5 इधर जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा, 60 - 13 × 5 = 13, -5/13 कैसे हो सकता है भाई। एक सेकंड, सॉरी 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 यार, क्या हो रहा है आज। भाई देखो, जब वो खाली नाव से जा रहा था तो 12 मिनट लग रहे थे। अब बहती धारा के साथ जा रहा है, 13 मिनट लग रहे हैं। उसे कम समय लगना चाहिए था ना। अगर वो नाव प्लस धारा दोनों की स्पीड जुड़ जाती है तो समय कम लगता है। वो खाली नाव से जा रहा था, अब वो धारा भी चलने लगी साथ साथ, तो टाइम कम लगना चाहिए था। लेकिन टाइम तो से ज़्यादा लग रहा है, इट मीन्स कि वो धारा के अनुकूल नहीं होगा, धारा के प्रतिकूल होगा, x - y बराबर ही होगा। क्या यार, अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं आज शायद। ठीक है। समझ पाए बात को, जब वो खाली नाव चल रही है तो 12 मिनट लग रहे हैं। अब धारा और नाव दोनों चल रही हैं तो टाइम कम लगना चाहिए था ना अगर वो सेम डायरेक्शन में होते। लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है, इट मीन्स कि धारा इधर चल रही होगी, नाव इधर चल रही होगी, जब जाके टाइम ज़्यादा लग रहा है, इट मीन्स कि वो x - y दे रखा है। धारा के प्रतिकूल चल रहा है वो व्यक्ति, तो x - y बराबर ये दे रखा है, तो 5 - y बराबर 60/13। तो y बराबर हो जाएगा 5 - 60/13, तो 65 - 60/13, ये कितना हो जाएगा, 5/13। और बहते पानी की गति पूछिए, 5/13 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। यार अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा तेज चलना पड़ेगा भाई। 10 ही क्वेश्चन हुए हैं अभी। दो ट्रेन एक ही समय पर स्टेशन सी और डी से चलना शुरू करती है। दोनों ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। तो सी से और डी से चलना शुरू करती हैं एक ही समय पर एक दूसरे की ओर, तो यहाँ से और यहाँ से ऐसे एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, एक भाई 32 की स्पीड से और एक 96 की स्पीड से चल रही है। ठीक है। जब वे एक दूसरे से मिले तो यहाँ पे आके जब उनका मीटिंग पॉइंट हुआ, तो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से 180 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी थी। भाई देखो, ये 1 घंटे में 96 चल रही है, 1 घंटे में 32 चल रही है, तो जब ये लोग मिलेंगे तो जो तेज चल रही थी वही तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी ना। इस वाली ट्रेन ने 160 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखो, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे थे, तो भाई ये 1 घंटे में इतना चल रही थी, 1 घंटे में इतना चल रही थी, तो 1 घंटे में दोनों जब चल रहे थे तो ये 32 और ये 96, तो ये वाली जो गाड़ी है 1 घंटे में कितना ज़्यादा चल रही थी, ये 96 चल रही थी, ये 32 चल रही थी। तो ये 6 3 9, यानी कि ये वाली जो गाड़ी थी 1 घंटे में 64 किलोमीटर ज़्यादा चल रही थी 1 घंटे में। ठीक है। यानी जितनी देर में आप मिले वो उतनी देर तक ही 160 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी थी। ठीक है। तो 1 घंटे में 64 किलोमीटर ज़्यादा चलती है, तो 160 किलोमीटर ज़्यादा चलने में इसको कितना टाइम लगा होगा, 64 से भाग कर दो। तो 8 × 8 = 64, 8 दूनी 16, 4 8 × 8 = 64, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, तो 5/2 यानी कि 2.5 घंटे इनको लगे होंगे मिलने में। यही पूछ रहा है सी और डी के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि 2.5 घंटे इनको मिलने में लगे। ठीक है। मिलने में 2.5 घंटे लगे, इट मीन्स कि 2.5 घंटे तक एक दूसरे की तरफ चलते रहे। जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो 1 घंटे में टोटल कितना चल रहे थे, ये 96, ये 32, तो 6 और 2 8, 9 3 12, 128 किलोमीटर ये एक टाइम में चल रहे थे। सॉरी, 1 घंटे में चल रहे थे, क्या यार, 1 घंटे में इतना चल रहे थे। मुझे 5/2 घंटे में निकालना है कितना चलेंगे, तो 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 5 × 20, 6 × 5 = 30 और 2 = 32, तो 320 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है लेंदी क्वेश्चंस दे रखे हैं भाई। 20 इंटू ये सब दे रखा है। सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट में भी सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, ये अंदर वाला ब्रैकेट, इसके अंदर वाला ये ब्रैकेट है। ठीक है। तो आप क्या करो, डिवाइड कर रखा है ना, डायरेक्ट ऐसे लिख दो, 119/15 × 17, तो 17 × 7 = 119। ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई 75 भी है, तो 15 × 5 = 75, 7 × 5 = 35 आ गया ये। यहाँ पे सारा कट पिटा के आ गया भाई 35, और इंटू 35 कर रखा है। ठीक है। 7/15, 15 5 5 7 35 आ गया। ठीक है।
तो 24 यहाँ पे है और डिवाइड यानी 105 इंटू में 35 है। तो 35 तिया, 3 3 9 3, 35 तिया 3 8 24। ठीक है, यहाँ पे कितना 20, तो 20 इंटू 8 8 दूनी 16, 160। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीटी बराबर 12, ये 12 दे रखा है। पीबी ये पूरा जो है ये कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। ए भी निकालना है आपको, ये निकालना है क्या होगा। कल भी सेम क्वेश्चन ऐसा आया था। जब ऐसे हो तो इसमें क्या होता है, पी टी स्क्वायर बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तो पी टी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, बराबर पी ए कितना है पता नहीं, तो पी ए इंटू पी बी कितना है, 24। तो ये 24 इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो 12 दूनी 24, 12 एकम 12 दूनी 24, 2 6 12। तो पी ए की वैल्यू आ गई भाई 6। पूछा क्या है ए बी, ये पूरा क्या है 24 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी कितना हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हो आप। ऑफ का मतलब होता है इनटू। ठीक है, तो ये 2 से 2 खत्म। यहाँ पे 3 बचा, 3 डिवाइडेड बाय 3 1 बचा, 2 और 1 3 प्लस 2 इंटू। अब यहाँ पे देखो ऑफ सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 2 से 2 खत्म। तो यहाँ पे बचा एक, एक बचा यहाँ पे। ठीक है, तो 4 दूनी 8 प्लस 2 माइनस 1/2। ठीक है, 10 में से आधा गया तो 9.5 बचा। ठीक है, 9.5 बचा, बाहर 2 है, यहाँ पे 3 है। 18 और 1 19, 3 19 20 और 2 22। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 का 3/4 गुना 96 के 4/6 गुने से कितना प्रतिशत कम है। 32 का 3/4 गुना, तो 32 का यानी कि इंटू होता है का मतलब। तो 32 का 3/4 गुना कितना हो जाएगा, इंटू कर दो, 4 अट्ठे 32, 8 तिया 24। तो ये आ गया 24। 96 का 4/6 गुना, तो के मतलब होता है इंटू। तो 6 कम 6 6 36, 16 चौका 64। इससे कितना प्रतिशत कम है, तो इससे ये जो है 24 जो है 64 से कितना कम है। जब बोले ना इससे, जिससे बोले उसको तो आपको कंपेयर करके नीचे रखना है। ठीक है, जिसको बोले अब कम कितना ही देखना है। तो 64 से 24 कितना कम है, 0 6 में से हो गया 40। तो 40 कम है 64 से, है ना। 96 के 4/6 गुने से 40 कम है ये। तो इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो 8 पंजे 40, 8 अट्ठे 64, 4 दूनी 8, 4 एक सेकेंड, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125/2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 62.5। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1090 माइनस ए, तो 1090 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर 3 दे रखा है आपको। तो कॉट थीटा बराबर 3 √3 दे रखा है। सॉरी भाई, यश आ गया था। हम्म, तो कॉट थीटा बराबर √3 आ गया। तो ये 30 की वैल्यू है। ठीक है, तो 30 यानी कि कॉट 30 बराबर √3 दे रखा है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, थीटा यहाँ पे ए है। तो साइन ए यानी कि साइन 30 बराबर कितना होता है, साइन 30 बराबर होता है आपका 1/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित मूल्य मूल्य अंकित करता है। वह एक विशिष्ट ग्राहक को 25% और 16% की दो क्रमिक छूट देता है। परिणाम स्वरूप उसे 590 रुपये की हानि होती है। तो ग्राहक को किस मूल्य पर वस्तु को बेचता है। एक विक्रेता एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। मैंने माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये था, उसने अंकित कितना कर दिया, 140, 40% ज़्यादा अंकित कर दिया। ठीक है, एक विशिष्ट ग्राहक को 25% और 16% की दो क्रमिक छूट देता है। पहले 25% की छूट दे देगा तो कितना बचेगा, 75% बचेगा ना। मैंने 25% की छूट दे दी तो उसका मूल्य कितना बचा, 75% यानी कि 3/4 बचा इसका। ठीक है, उसके बाद उसने 16% की छूट दे दी तो कितना बचा, 84% बचा इसका मूल्य, है ना। क्रमिक छूट यही तो होती है कि पहले भाई 3/4 बचा, अब इस मूल्य पर इसने अगेन छूट दे दी कितनी, 16% की। तो अब इसकी वैल्यू बची 84%। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म,
चार दूनी आठ, चार एकम चार। ठीक है, नीचे एक जीरो बच जाएगी तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसा करो, सीपी को मान लो 1000, तो उस हिसाब से ही हो जाएगा 1400, है ना। अगर मैं सीपी 1000 मानता हूँ तो ये 1400 हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो पूरी कट जाएंगी। ठीक है, तो हो गया 21 तिया 63, 14 तिया 42, 14 छिक 84 और 4 88। ठीक है, 1000 रुपये की चीज़ वो क्रमिक छूट देने के बाद 882 रुपये की बेचेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसको 590 रुपये की हानि हो रही है। भाई मेरे हिसाब से हानि कितने की हो रही है? 900, 1000, 118 रुपये की हानि हो रही है। 118 यूनिट की हानि हो रही है, जो कि बराबर एक्चुअली में कितनी है? 590 के बराबर है। ठीक है, यानी मेरी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 590 बटा 118, 18 पंजे 90, 100 पंजे, एक यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि कॉस्ट प्राइस मेरा आ जाएगा 5000 रुपये। पूछा क्या है? ग्राहक को किस वस्तु पर मूल्य बेचता है, यानी कि 5 गुना के बराबर। मेरे मेरे हिसाब से तो 882 यूनिट पे वो बेचता है, लेकिन एक्चुअल में 5 गुना इसका मूल्य। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 1 41, 5 अट्ठे 40 और 4 44, 4410। ऑप्शन नंबर 3 इज दी हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दूध वाला 45 लीटर दूध खरीदता है, उसमें 15 लीटर पानी मिला देता है। यदि मिश्रण प्रति लीटर मूल्य 50 हो जाता है तो प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना है? देखो, 45 लीटर उसने दूध खरीदा, पानी निःशुल्क है। ठीक है, 15 लीटर उसमें पानी मिला दिया तो कितना हो गया? 60 लीटर हो गया वो। 60 लीटर को वो 50 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो उसने 6 पंजे 30, 3000 रुपये कमा लिए। ठीक है, ठीक है, 50 रुपये हो जाता है, मिश्रण का मूल्य 50 रुपये हो गया। 45 लीटर दूध खरीदता है, 15 लीटर उसमें पानी मिलाया था, मिश्रण का प्रति लीटर मूल्य 50 रुपये हो गया। हाँ ठीक है, तो इसके हिसाब से 3000 रुपये का ये दूध हो गया टोटल। लेकिन पानी तो इसमें फ्री का मिलाया गया था ना, एक्चुअली में तो इसमें 45 लीटर ही दूध था। तो 45 लीटर दूध की जो वैल्यू है वो 3000 रुपये है। समझ पाए बात को? पानी मिलाने के बाद इसकी कीमत अगर 50 रुपये के हिसाब से देखें तो भाई 60 लीटर दूध जो है वो 3000 रुपये का हो गया। बट इसमें दूध तो केवल 45 लीटर था, तो एक्चुअली में दूध की कीमत कितनी है देखनी है आपको। तो 5 निम 45, 5 6 30, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 200/3, 1 लीटर की कीमत आ जाएगी रुपए, है ना। 45 से भाग कर दिया मैंने, 1 लीटर की एक्चुअल कीमत इतनी थी। तो यही पूछ रहा है ना, प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना है। तो 3 6 18, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 तिया, और 3 की जगह 3 आएगा, 66 सही, 2/3। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत टाइम बीत चुका है, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। 18 24 25 से विभाजित 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की पूछा है ना, तो देखो सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाज्य होगी वो होगी इनका एलसीएम। ठीक है, इन तीनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या इनका एलसीएम होगी, तो एलसीएम निकाल लो। सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो 25 इंटू 24। तो 24 का इसमें कुछ है क्या? 8 तिया 24, 5 3 नहीं है तो 24 भी लिख लो यहाँ पे। 18, तो 18 में देखो यहाँ पे कुछ है क्या? 18 का 6 चौक 24। ठीक है, 6 तिया 18 होता है, तो यहाँ पे 3 नहीं है, 6 तो हैगा, तो 3 यहाँ लिख दो। तो 24 तिया 72 इंटू 25 दूनी 50, 25 175 और 5 180। तो एलसीएम इनका आ गया 1800। बट मेरे को सबसे छोटी संख्या चाहिए कौन सी? इसको मिटा देता हूँ, 1800 एलसीएम आ गया। सबसे छोटी संख्या चाहिए 6 अंकों की। देखो सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या कौन सी होगी? 1 2 3 4 5, ये सबसे छोटी संख्या है 6 अंकों की। अब मेरे को ये देखना है कि इसमें मैं कितना और ऐड कर दूं कि 1800 से कट जाए। तो मैं इसको 1800 से भाग दे के देखता हूँ, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 18 से भाग कर रहा हूँ किसको? 1000 को। तो 18 पंजे 90, 10 बचा। अब यहाँ पे अगर मैं जीरो का जीरो उतार लूँ तो अगेन 10 शेषफल बच जाएगा। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ? मिनिमम एक अंक की संख्या कि 18 से कट जाए। तो आपको पता है 18 छिक्का 108 होता है। अगर यहाँ पे 8 होता, अगर यहाँ पे 8 होता तो 1800 से पूरी कट जाती। यानी कि वो सबसे छोटी संख्या जो है वो क्या हो जाएगी? 1800 से कटने वाली 6 अंकों की, 100800। समझ पाए बात को? तो क्या पूछा? इसके अंकों का योग पूछ रहा है, तो 8 और 1 9। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलो थोड़ा तेजी से, जल्दी जल्दी से। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने 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 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में दो शेषफल बचता है, लेकिन 13 से वो विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता, यानी कि 13 से पूर्णतः विभाजित है, इन सबसे विभाजित होने पर दो दो शेषफल छोड़ती है। अब देखो यहाँ पे 5 भी है और 10 भी है। अगर मैं किसी संख्या को 10 से विभाजित करूँ और दो शेषफल छोड़े तो एंड में 6 आ सकता है क्या? नहीं, एंड में 2 ही आना चाहिए 10 से विभाजित करने पर। ठीक है, 5 से विभाजित करूँ और दो शेषफल छोड़े। ठीक है, अब मेरे को देखना 3 से विभाजित करने पर दो शेषफल छोड़े। देखो 3 और 3 6, ये तो पूरा कट जाएगा, 3 से दो शेषफल नहीं बचेगा। 9 और 6 2, इसमें दो बच रहा है शेषफल। 6 2 और 1 3 और 3,
इसमें भी दो शेषफल बच रहा है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों हो सकती है। 3 से बच गया। अब किससे चेक करेंगे आप इसको? 5 से, 6 से। 6 से देख लेते हैं। 6 कम 6, 3 6 6 36, 6 दूनी 12, 3 6 6 36, 6 से भी हो रहा। 8 से देख लो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से ही बच रहा है इसमें। 8 एकम 8, 8 ने 72 और 4, 8 5 40, 8 से ही बच रहा है। 12 से देख लो। 12 8 96, 2 बच रहा है। 12 एकम 12, 13 14 15, 3। तो ये तो सबसे विभाजित हो रही है, दो दो शेषफल छोड़ रही। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। 13 से विभाजित होनी चाहिए। 13 से भी तो देख लो। 13 7 91, 13 चौके 52, 13 से भी उठ रही है यार ये तो। 13 कम 13, 13 कम 13 14 15, 13 दूनी 26। ये 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही, तो भाई ये कट गई। ऑप्शन नंबर सेकंड बचा केवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दूध व्यापारी 50 रुपये प्रति लीटर की दर से 30 लीटर दूध खरीदता है। उसमें 20 लीटर पानी मिला देता है। पानी मुफ्त है भाई, ठीक है। इस मिश्रण को वो 48 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। लाभ बताना है। देखो, 50 रुपये के हिसाब से 30 लीटर दूध खरीदा तो 5 या 15, 1500 रुपये का मैंने दूध खरीदा। 20 लीटर पानी मिला दिया तो 30 लीटर में 20 लीटर पानी मिला दिया तो 50 लीटर हो गया। अब मैं इसको बेच किससे के हिसाब से रहा हूँ? 48 के हिसाब से। तो 5 8 40, 5 चौक 20 और 4 24। 1500 रुपये का दूध मैं 2400 रुपये में बेच रहा हूँ, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है मुझे? 1500 रुपये पे 900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। एंड 200 करेंगे, 0 से 0 खत्म, 15 × 90। तो 60% का प्रॉफिट हो रहा है मुझे सूखा सूखा पानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से 30,000 रुपये पर साधारण ब्याज x रुपये है, तो 2x + 50 की वैल्यू बतानी है आपको। 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष। तो भाई देखो, 1 वर्ष पे 15% मिल रहा है, तो 3 वर्ष पर 45% हो जाता है साधारण ब्याज, सिंपल। ठीक है, और इतने रुपए पर ब्याज चाहिए, तो मुझे इसका 45% निकालना है। तो इसका 45% कैसे निकालोगे? सिंपल लिख के निकाल दो, या फिर ऐसे करो। 10% बराबर हो गया 3,000, 40% बराबर हो गया 12,000। ठीक है, और 5% कितना हो गया? 1,500। तो ये हो गया 13,500। ठीक है, 13,500 रुपये आ गया इसका 45%। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई 2x, यानी कि 27 प्लस 50। तो 27,050, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुलक यानी कि मोड आपको बताना है क्या होगा। तो एक एक करके ऑप्शन से चेक कर लो। 24 कितनी बार आया? एक बार आया तो बहुलक नहीं हो सकता। 15 कितनी बार आया? 15 15 15 एक बार आया है, ये भी नहीं हो सकता। 12, 1 2 3 4, 4 बार आ गया भाई, 12 ये हो सकता है। 13 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, केवल 3 बार आ रहा है। 12 4 बार आ रहा है। जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही होता है बहुलक। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक मीनार से 30 मीटर दूरी पर खड़ा है। तो भाई एक कोई मीनार है, इससे दूरी पर खड़ा है, 30 मीटर दूरी पर खड़ा है। ठीक है, एक व्यक्ति। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है भाई? 30 डिग्री देखता है। मीनार की ऊंचाई यानी कि एक्स बतानी है, ये ऊंचाई बतानी है आपको। देखो 30 डिग्री कोण है, ये क्या है आपका? लंब है। ये क्या है? आधार है। लंब बटा आधार यानी कि x/30। लंब बटा आधार क्या होता है? टेन थीटा होता है। और टेन थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री, टेन 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। तो x/30 बराबर हो जाएगा 1/√3। ये 30 ऊपर आ जाएगा, तो 30/√3 आ जाएगी। यानी कि ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 धाम 30, 10√3 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो मूलधन बताना है। 3 वर्ष के लिए बोल रहा है भाई। देखो, इससे पहले भी मैं आपको शॉर्ट में समझा चुका हूँ ट्रिक, काफ़ी मतलब वो शॉर्ट ट्रिक 3 वर्षों वाली मैं काफ़ी बार समझा चुका हूँ। अब थोड़ा सा तेज़ी से समझाऊंगा, है ना। जब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाए, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इसको 3 के मल्टीपल में तोड़ना है आपको। 152 को 3 से डिवाइड करके तोड़ना है, मतलब 3 के मल्टीपल में तोड़ो। तो 3 पंजे 15, 50। बचा कितना शेष? 2 बचा। 2 बचा ना। ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है, ध्यान से समझिए इसको। तो मैंने 152 को 3 साल का CI SI का अंतर निकाल रहा हूँ, तो 3 से डिवाइड किया मैंने इसको। तो 3 × 50, ये जो 50 आता है ना, ये 2 साल के CI और SI का अंतर आता है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? ये जो 2 है ना, 2, ये 2/50 जो है वो रेट आता है हमेशा। ये जो 2 और 50 आया ना, तो 2/50 जो है रेट है। तो 1/2 2 दूनी 4 2 पंजे 1/25, यानी कि अरे इंटू 100 कर दो ना। 4 2 4, 4% है क्या रेट? बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। 4% रेट है ना,
और 2/50 4% है, यानी सेटिस्फाई करेगा। ये जो 50 आता है ना यहाँ पे, ये 3 से मतलब काटने के बाद यहाँ पे जो आता है ना कंप्लीट, ये 2 साल के CISI का अंतर आता है। और 2 साल के CISI का अंतर आप समझते हो, R% का R% है, यानी रेट कितना है 4%, यानी 4/100 का इंटू 4/100 बराबर कितना दे रखा है 50, ठीक है। प्रिंसिपल का R% होता है ये। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे, 1/25, 1/25, तो यहाँ पे गया इंटू 625 हो गया 25 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 5×5 = 25, 5×2 = 10 और 2 = 12, 5×1 = 31 और 1 = 31। पूछा गया इसने मूलधन, ये पूछा तो मूलधन आ गया 31,250, ठीक है। बहुत छोटे में मैंने इसको समझाया, आई होप कि आप समझ पाए होंगे, पहले भी मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। चलो भाई ख़त्म हो गया, मैथ्स में आधा टाइम ख़त्म हो गया यार। आज की मैथ्स ज़्यादा थोड़ा टफ थी, या फिर हमने ज़्यादा टाइम ले लिया इसमें। चलो, सेक्शन ए और सेक्शन बी में अलग अलग ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या तालिका में दिखाई गई है, ठीक है। किस सेक्शन में सबसे अधिक औसत इकाइयाँ थी? किस सेक्शन में सबसे अधिक औसत इकाइयाँ थी? ऊंचाई सेक्शन ए और बी में अलग अलग ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या दी गई, तालिका में दिखाई दी है। इकाइयाँ कहाँ से आ गई भाई यहाँ पे? ए और बी में अलग अलग ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या नीचे दी गई, तालिका में दिखाई गई है। ऊंचाई है ये सेक्शन ए में, सेक्शन बी में। इतनी ऊंचाई वाले सेक्शन ए में 5 बच्चे हैं, सेक्शन बी में 4 बच्चे हैं, ठीक है। इकाइयाँ कहाँ से आ गई, एक सेकंड इंग्लिश में कर लो इसको भाई। विच सेक्शन हैज हैड द हाईएस्ट एवरेज यूनिट्स? ये हाइट कहना चाह रहा है आई थिंक, इसने गलत लिख दिया यहाँ पे यार। ये सबसे अधिक औसत ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है ना भाई, ये तो औसत ऊंचाई सबसे अधिक किस सेक्शन में और बी में से देखना है भाई, किस सेक्शन में। देखो अब देखो, सबसे ना आपको कैलकुलेशन से बचना, थोड़ा स्मार्टली खेलने की कोशिश करो। कैसे? यहाँ पे देखो किस में ज़्यादा है, ए में ज़्यादा है, 5 बच्चे हैं, यहाँ पे 4 बच्चे हैं, तो यहाँ पे ए की ज़्यादा होगी, ए की ज़्यादा होगी ना, तो ए प्लस में यहाँ पे, ठीक है। कितना प्लस में? 1.5, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन ए प्लस में, क्योंकि यहाँ पे 8 बच्चे हैं, यहाँ पे 9 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 1.65 ए प्लस में है, 1.65 यहाँ पे अगेन ज़्यादा है इसके पास, ठीक है। यहाँ पे भाई बी प्लस में है, क्योंकि बी के पास 2 बच्चे ज़्यादा हैं, तो इसकी एवरेज मतलब इसकी हाइट का सम ज़्यादा हो जाएगा। बी प्लस में 2, यानी कि अप्रोक्स 3, 1.5 दूनी 3, ये 3 प्लस में बी। यहाँ पे अगेन ए प्लस में है, ए पे ज़्यादा है कितना, 15, 4 बच्चे ज़्यादा हैं, तो 15×4 = 60, अप्रोक्स 6 ज़्यादा है इसके पास। यहाँ पे कौन प्लस में? यहाँ पे अगेन बी प्लस में कितना, 1.7 या 8 मान लो आप इसको, ठीक है। यहाँ पे अगेन कौन प्लस में? ए प्लस में है, कितना ज़्यादा, 2, तो 17 दूनी 34, तो 3.5 के अप्रोक्स प्लस में है ए। अगेन यहाँ पे ए प्लस में है कितना, 1.7। देखो ए ज़्यादातर प्लस 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 में है, बी के पास कितना है भाई, 2 बार प्लस में है बी, कितना कितना, 1.7 मान लो, 1.8 मान लो, तो 17×34 3.5। बी के पास केवल 3.5 एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे 3.5 एक्स्ट्रा तो यहीं से कट गया। ए के पास देखो कितना एक्स्ट्रा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सॉरी ये नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ए के पास ज़्यादा है, तो ए की एवरेज ज़्यादा होगी ना, सिंपल ख़त्म बात। ए के पास एवरेज ज़्यादा है। कैलकुलेशन भी कर सकते थे, बस इस तरह से सोचते तो ज़्यादा कम टाइम लगता है आपको। लागत का प्रतिशत क्या बोला है, श्रमिक की तुलना में ऊर्जा का त्रिज्यखंड कितना अधिक है? श्रमिक कहाँ है अगेन यार, यहाँ पे इन्होंने एरर कर रखा है क्या यार, श्रम दे रखा है, श्रमिक तो दे ही नहीं रखा। हाउ मच मोर इज द सेक्टर एंगल फॉर द एनर्जी, यानी कि ये वाला सेक्शन, देन द लेबर। तो एनर्जी सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, यानी ऊर्जा की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे श्रमिक, ऊर्जा, अच्छा हाँ ऊर्जा ये है, श्रमिक लेबर है ना, श्रम लेबर है ना, हाँ ठीक है। श्रमिक की तुलना में ऊर्जा का त्रिज्यखंड कितना अधिक है? श्रमिक का कितना है, 15 है। इसकी तुलना में ऊर्जा, ऊर्जा कहाँ पे है भाई, ये है गुलाबी वाला, ये वाला, ये है ये वाला 25, तो इससे कितना ज़्यादा है 25, इसकी तुलना में 10% ज़्यादा है। और यहाँ पे डिग्री में पूछा है, तो टोटल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री का 10% कितना होता है भाई, 36 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में अर्थ को ऐसे लिखा जा रहा है, इसको ऐसे लिखा जा रहा है, इसको कैसे लिखा जाएगा? देखो भाई, पहले फर्स्ट से फर्स्ट, फर्स्ट से लास्ट, उसके बाद रैंडम, और ये सारी चीज़ें देखेंगे आप, ठीक है। ई 5 होता है, 5 लिखा हुआ है, ए 1 होता है, 1 लिखा हुआ है, R 18,
T20H8 बिल्कुल सही। 2, 15, 15 के 11 बिल्कुल। बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया, सिंपल लिख दिया आप एज इट इज इसने, ठीक है। सी को 3 लिख दिया, सब में 3। फिर 15 है, 15। TU 21 है, 14 है। T20 है, 18 है। एक एक करके चेक कर लेते हैं ना। 3 फिर 15 फिर 21 फिर 14, 20 है तो ये वाला ऑप्शन खत्म। 20 के बाद आर क्या है, 18 है तो ये ऑप्शन खत्म। वाई कितना है, 25 है तो ये ऑप्शन खत्म। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4, 9, 20 और 44। 4 और 5 9, प्लस 9 और 11 20, प्लस 20 में कितना जोड़ दिया भाई, 24। तो ये कितना प्लस किया यहाँ पे, 5, 6, 11। 11 में कितना जोड़ा, 13। तो प्लस का तो सीन नहीं लग रहा, 6 और 13। इंटू का सीन है क्या। 4 दूनी 8 और 1 9। 9 दूनी 18 और 2। 20 दूनी 40 और 3। हाँ, इंटू का लॉजिक हो सकता है। 4 दूनी 8 प्लस 1। 9 दूनी 18 प्लस 2। 20 दूनी 40 प्लस, एक सेकेंड यार, 20 दूनी 40 प्लस 4 44। 1 2 4, 1 फिर 2 यानी कि +1, फिर +2, अब +3 हो जाएगा यानी कि 7 प्लस हो जाएगा दूनी करके। तो 44 दूनी 88 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15 9, 95। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 कर्मचारी 8 कुर्सी वाली एक गोलाकार मेज पे बैठे हैं भाई। 6 कर्मचारी हैं, जल्दी से बैठा दो इनको। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। किसी एक व्यक्ति के आसन में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, ठीक है। सी डी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। सी डी के दाएं से तीसरे स्थान, 1 2 3 तीसरे स्थान पर है। ई एफ के दाएं और तीसरे स्थान पर है। ई एफ के दाएं और, ई और एफ का नहीं कनेक्शन दे रखा। बी ए के सम्मुख बैठा है, नहीं पता ए और बी कहाँ है। डी ई के सम्मुख बैठा है। 6 कर्मचारी 8 कुर्सियों वाली एक मेज। ओ शिट, 8 है भाई इसमें, गलती होगी भाई। 6 कर्मचारी बैठे हैं लेकिन कुर्सी 8, मेज पे 8 कुर्सियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। आज पेपर का लेवल बहुत सही दे रखा है भाई। 8 कुर्सियाँ हैं लेकिन लोग 6 हैं, उनमें से 2 एक दूसरे के ठीक सम्मुख नहीं बैठे, यानी कि 2 बंदे हैं जो एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हैं, बाकी सामने बैठे हों क्या पता। एक व्यक्ति के आसन में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, यानी एक के बगल अगल बगल में कोई नहीं बैठा है, ठीक है। एक अकेला बैठा है, ठीक है। सी डी के दाएं से तीसरे स्थान पर, डी के दाएं से 1 2 3, सी है यहाँ पे, ठीक है। ई एफ के दाएं और ई और एफ का कनेक्शन यहाँ नहीं है। बी ए के सम्मुख बैठा है, नहीं है। डी ई के सम्मुख, तो डी जो है वो ई के सम्मुख बैठा है, ठीक है। सी ए और ई के बीच में बैठा है। सी जो है वो ए और ई के, यानी ए यहाँ पे होगा, ई यहाँ पे, इसके बीच में बैठा है, ठीक है। और कुछ बचा इसमें, सी और डी के दाएं से तीसरे स्थान पर, ठीक है। ई एफ के दाएं ओर से तीसरे स्थान पे, ई जो है वो एफ के दाएं ओर से, यानी कि एफ यहाँ बैठा होगा, 1 2 3 तीसरे स्थान पे आ गया है, ठीक है। और कुछ रहा, पूछा गया इसने सी के संदर्भ में एफ का स्थान। तो सी के संदर्भ में एफ का स्थान, बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस दे रखे हैं भाई। 6 व्यक्ति हैं, ये सब सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले अलग अलग दिनों में अपनी छुट्टी के लिए ताजमहल जाते हैं, लेकिन इस क्रम में जाते हैं ये ज़रूरी नहीं है। तो सोमवार से शुरू होता है भाई, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एम एस से ठीक पहले ताजमहल जाता है, पता नहीं एम और एस कहाँ है। क्यू गुरुवार को जाता है, तो क्यू जाता है गुरुवार को, ठीक है। एस से पहले ताजमहल जाने वाले लोगों की संख्या क्यू के बाद ताजमहल जाने वाले लोगों की संख्या के समान है। क्यू के बाद 2 जाते हैं तो एस से पहले भी उतने ही जाते हैं जितने क्यू के बाद जाते हैं, तो एस यहाँ पे आ जाएगा, इसके पहले 2 जाते हैं, ठीक है। एन आर से ठीक पहले ताजमहल जाता है, नहीं पता कहाँ है। पी और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति ताजमहल जाते हैं, पी और क्यू। तो यहाँ तो नहीं हो सकता, पी यहाँ पे होगा, पी और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से पी किस दिन ताजमहल जाता है, तो पी सिंपल सोमवार को जाता है, और कुछ बैठाने की जरूरत ही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। आशीष साइकिल से 11 किलोमीटर तक दक्षिण में जाता है, साइकिल से 11 किलोमीटर दक्षिण में गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर, 6। फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर, पूर्व में 2 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर। 6 तो ये चल चुका, 5 यहाँ चलेगा तो 11 हो जाएगा पूरा, इसके सामने आ जाएगा। ठीक है। अपने प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तो देखो इधर की साइड है, और यहाँ से 2 हटा दो तो ये 6 बचा, यहाँ पे ये टोटल 8 है ना, तो 6 बचा, और पश्चिम में है तो 6 किलोमीटर पश्चिम में। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई दी गई व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद एक अक्षर नहीं है। ऐसे कितने अक्षर है जिनके पहले एक संख्या, अक्षर देखो पहले ये अक्षर है, इसके पहले संख्या है क्या, नहीं। अक्षर के पहले संख्या है क्या, ठीक है, और इसके बाद एक अक्षर नहीं है तो इसके बाद अक्षर है, ये भी नहीं हो सकता। अक्षर के पहले एक संख्या है क्या, अक्षर के पहले एक संख्या है यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद एक अक्षर नहीं है तो ये वाला बन गया एक पेयर। ठीक है। अक्षर के पहले एक संख्या है क्या, बिल्कुल, इसके बाद एक अक्षर है क्या, नहीं, तो ये बन गया दूसरा पेयर। अक्षर के पहले एक संख्या है क्या, नहीं, तो अक्षर के पहले संख्या वाले 2 ही पेयर दिख रहे हैं भाई। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 62 12 से संबंधित है, 74 किससे संबंधित है, तो 12 पंजे 60 + 2, तो इन 14 पंजे 70 + 4, नहीं, 12 पंजे 60 वाला तो लॉजिक नहीं हो सकता। 6 दूनी 12, 7 चौक 28, बहुत सही, बेहतरीन। ये 6 दूनी 12 सामने लिख दिया, 7 चौक 28 सामने लिख देंगे, सिंपल। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी तरह से एक जैसे हैं, एक अलग है। जो अलग है ऑड वन आउट छांटना आपको। खीरा, कद्दू, आलू, लोबिया। खीरा, कद्दू और लोबिया ये सब बाहर लगते हैं, ज़मीन के अंदर लगता है। इवन ये तीनों बेल पे लगते हैं, ज़मीन के अंदर लगता है आलू, तो ये आलू अलग हो गया, सिंपल। ये इससे समानता रखता है, तो ऐसी सेम यहाँ पे क्या आना चाहिए बताना है आपको। ठीक है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पी जो है ये इसके अंदर आ गया, आकृति के अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है। ये उल्टा के है, ये नहीं आ सकता, ये सीधा के ये आ सकता है, और लो भाई एक ही एक ही आकृति ऐसे जिसमें एक के दे रखा है अंदर, सिंपल, खत्म काम। और भी देखना चाहते हो, जैसे ये पी है यहाँ पे, तो ये पी नीचे आ गया उल्टा होके, तो ये के है यहाँ पे, तो के नीचे आ गया उल्टा होके, ठीक है। और ये डी, ये यहाँ एस ऊपर चला गया उल्टा होके, तो डी ऊपर चला गया उल्टा होके, बिल्कुल सही। सेकंड वाला ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या आएगा, बी सी डी ई, तो ई से शुरू होने वाला आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, खत्म काम। ठीक है। पहले वाली सीरीज को देखना है पहले, फिर सेकंड वाली सीरीज को देखना है, फिर थर्ड वाली, ऐसे देखना होता है। तो बी सी डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑड वन आउट आपको छांटना है। पेंसिल स्टेशनरी की शॉप पे मिलती है, जंतु बिल्ली। पेंसिल जो वो स्टेशनरी है, तो बिल्ली यहाँ पे होनी चाहिए थी, बिल्ली जंतु है। वृत्त आकृति है, ट्रक वाहन है, पेंसिल स्टेशनरी है, तो बिल्ली यहाँ पे होनी चाहिए थी, जंतु यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये गलत लिखा हुआ है। बिल्ली जंतु है, वृत्त आकृति है, ट्रक वाहन है, पेंसिल स्टेशनरी है। सेकंड वाला आगे पीछे लिखा है, गलत है। ठीक है, चलिए। कौन संख्याओं को परस्पर बदलने पर, किन दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर दी गई समीकरण का मान 30 होगा। तो 3 और 9 को बदल दें, तो भाई 3 आ गया यहाँ पे, 9 आ गया यहाँ पे, तो 3/9, तो 1/3 हो जाएगा, तो पूरा तो नहीं आना चाहिए 30। 8 और 4 को बदल दो, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, तो 4 माइनस ये 3 3 9, 3 + 8, तो 8 4 12 में से 3 गया, ये भी 30 नहीं हो सकता। 4 और 3 को बदल दो, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 9 4 से कट ही नहीं पाएगा पूरी तरह से। 1 और 4 को बदल दो, तो यहाँ पे 4 ला दो, और यहाँ पे 1 ला दो, अब हो सकता है 8 चौक 32 माइनस 3 3 9 +1, तो 33 में से 3 गया 30। ऑप्शन नंबर 4 इज दी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ई एफ का भाई है, तो ई जो है भाई है किसका, एफ का। डी ई की पत्नी है, डी और ई यहाँ पे नहीं है। जी एच की माता है, अच्छा ई ये रहा ना, डी ई की पत्नी है, तो ई की पत्नी कौन है, डी है, ठीक है। जी एच की माता है, एफ जी की बहन है, तो एफ जो है ये बहन है किसकी, जी की, और जी एच की माता है, जी माता है किसकी, एच की। ई एच से किस प्रकार संबंधित है, तो ई जो है वो एच से किस प्रकार संबंधित है, माता के भाई।
तो माता के भाई क्या होते हैं? मामा। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी कंबल चादर हैं, तो सारे कंबल चादर हैं। कोई चादर पर्दा नहीं है, तो कोई भी चादर पर्दा नहीं है। कुछ चादर कंबल हैं, कुछ चादर कंबल हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई पर्दा कंबल नहीं है, तो कोई भी पर्दा कंबल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जब ये पर्दा चादर ही नहीं हो सकता, तो कंबल तो चादर के अंदर है ना, तो सही बात है, पर्दा कंबल भी नहीं हो सकता। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेर मांस गाय क्या? शेर मांस खाता है, गाय क्या खाती है? वेज खाती है, वेज कह रहा हूँ, घास खाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों में की स्थिति परिवर्तित होती है? तो देखो, 4 2 7 5 9 1 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। क्या बोल रहा है? बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है, तो बाएं से दाएं बढ़ते में एक, फिर दो, फिर तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। ठीक है। कितनों की अपरिवर्तित रही? एक। केवल एक की अपरिवर्तित रही है, बाकी सब चेंज हो गए आगे पीछे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ लेबल वाले 6 बॉक्स ऊपर से नीचे लंबवत व्यवस्थित हैं। शीर्ष स्थान पर शीर्ष स्थान को पहला माना जाता है, जबकि नीचे स्थान अंतिम है। यानी कि पहले एक है, फिर नीचे लास्ट वाला है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ऐसे। एफ को बॉक्स ई के ठीक ऊपर रखा गया, तो एफ जो है वो ई के ठीक ऊपर रखा गया। ठीक है। ए और बी के बीच 3 बॉक्स हैं, ए और बी के बीच ए और बी दिख रहा है क्या? नहीं। ए बी के ऊपर रखा गया। ठीक है। यानी ए बी के ऊपर रखा गया, इनके बीच में 1 2 3 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 लोग हो गए। ठीक है। ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, ई और डी यहाँ दिख रहा है क्या? ई ये रहा, पर डी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ई और सी के बीच 3 बॉक्स हैं। ठीक है। बॉक्स ई को दूस अच्छा अच्छा, बॉक्स ई को दूसरे अंतिम स्थान पर रखा गया, तो यानी कि लास्ट से दूसरे नंबर पे है। तो इसके नीचे एक होगा केवल, तो 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। ठीक है। अब दोबारा से पढ़ते हैं। एफ को ई के ठीक ऊपर रखा है, ए और बी के बीच 3 बॉक्स है, ए और बी के बीच 3 बॉक्स है, और ए ऊपर रखा है बी के। तो 1 2 3 ए और बी ऐसे हो सकते हैं, और आगे बढ़ना पड़ेगा। ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, यानी ई यहाँ पे है तो डी यहाँ पे होना चाहिए, ई और डी के बीच में एक बॉक्स हो गया। ठीक है। ई और सी के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो ई और सी 1 2 3, तो यहाँ पे सी आ गया। ई और सी के बीच में 3 बॉक्स है। ठीक है। अब ए और बी बचे, तो ए ऊपर आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, सिंपल। डी के ठीक ऊपर कौन रखा है? ए रखा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है। राम अपने घर से सीधे 5 किलोमीटर चलता है, तो सीधे 5 किलोमीटर चल गया राम। ठीक है। दाएं मुड़ने के बाद वह 8 किलोमीटर और चला, तो दाएं मुड़ा 8 किलोमीटर और चला। ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर और चला। दुकान ए पे पहुंच गया, तो यहाँ पे कौन सी दुकान है? ए दुकान है। ठीक है। वहां से दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, अगेन दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। फिर वह दुकान बी तक पहुंचने के लिए दाएं 7 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो अगेन वो दाएं मुड़ा, तो दो तो ये रहा। ठीक है। 7 किलोमीटर दूरी तय करता है भाई वो। दो तो ये हो गया, पाँच ये था, तो 2 और 5 7, यानी कि इसके सामने आ जाएगा जस्ट एकदम। ठीक है। 2 और 5 7 हो गया। ठीक है। और वो बी पे पहुंच गया अब। ठीक है। राम अपने घर से दुकान ए तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करता है? राम अपने घर से, घर यहाँ था ना शुरुआत में, यहाँ से ए तक पहुंचना है इसको, तो कितनी दूरी तय करता है वो? 5 और 8, 5 8 5 13 14 15 किलोमीटर तय करता है। तो इसका क्या मतलब था भाई? बेफिजुल में टाइम खराब करवा दिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। WRMH, तो 8 और 5 13, 5 18, 5 23, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो सी और, समझ पा रहे हो बात को? 3 3, यहाँ से 3 3 का ये प्लस हो रहा था इधर उधर से, तो यहाँ पे सी आएगा, जब जाके ये +3 होगा। CDEFGH, +3 नहीं हो रहा, +5 हो रहा था, सॉरी। 8 और 5 13, 13 5 18, 18 5 23, 3 और 5 8। ठीक है। तो 5 प्लस होगा तो सी आएगा, और सी एक ही ऑप्शन में ख़त्म काम। आगे बढ़ो।
मिरर इमेज आपको बतानी है तो डब्ल्यू देखो पहले, सबसे पहले डब्ल्यू कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा नहीं, ऐसा दिखेगा नहीं, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ये क्या है, ये जो भी ये ऐसा है तो ये ऐसा दिखेगा मिरर में, ऐसा दिखेगा क्या, नहीं ऐसा दिखेगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, आगे चेक ही मत करो। तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, खत्म काम। चलो भाई, कितने त्रिभुज हैं ये गिनने हैं। कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें ये काउंट करना है। तो ये वाली आकृति तो बहुत आसान होती है ना, ऐसे वाली जो आकृति होती है बनाई नहीं जा रही। तो इसमें क्या होता है कि आप ना 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स लिखो इसके अंदर, और इनको जोड़ दो, 5 4 9 3 12 13 14 और एक 15। तो 15 तो ट्रायंगल्स ही हो गए बड़े वाले, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर 15 हो गए, ठीक है। अब इस वाले को देखो आप, तो इसमें भी 1 2 3 4 5, तो 5 4 9 3 12 13 14 15, तो 15 ऊपर वाले में हो गए। तो 15 15 30 हो गए, लो 30 से ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है, ख़त्म काम। आसान था ये वाला। अल्पायु में स्कूल जाने वाले बच्चे हमेशा मदद करें, कभी चोट ना पहुंचाएं की भावना पैदा करनी चाहिए। अल्पायु में स्कूल जाने वाले बच्चों में हमेशा मदद करें, कभी चोट ना पहुंचाएं की भावना पैदा करनी चाहिए, ठीक है। अन्य व्यक्तियों को दी गई पीड़ा, कोई पीड़ा या सजा, अन्य व्यक्तियों को दी गई कोई पीड़ा या गलत सजा स्वयं को दी गई पीड़ा के समान है। हमेशा मदद करें, कभी चोट ना पहुंचाएं की भावना पैदा करनी चाहिए, सही बात है। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि अन्य व्यक्ति को दी गई कोई पीड़ा या गलत सजा स्वयं को दी गई पीड़ा के समान है, पॉजिटिव बात है, सही होनी चाहिए। क्योंकि कल हम ऐसा ही क्वेश्चन एक गलत कर चुके हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, उसमें कहा था कि भाई होना चाहिए, आय वाला क्वेश्चन था वो, तो ये सही होना चाहिए, पॉजिटिव बात है ये। बड़े होने और बेहतर इंसान बनने के लिए बचपन से ही अच्छी आदत डालनी चाहिए, तो भावना पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, दूसरा भी सही होना चाहिए। तो दोनों भावनाएं निहित हैं, दोनों धारणाएं निहित हैं, ठीक है। उस आकृति का चयन कीजिए जो भिन्न है, तो भाई भिन्न आकृति को चयन करना है, चार आकृतियां हैं, चारों में स्क्वायर्स दे रखे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली स्क्वायर्स की संख्या गिन लो, किसी एक में ज़्यादा या कम होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 है, बाकी सब में 10 है, तो ऑड वन आउट हो गया, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी ई में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है ये आपको पता लगाना है, और कथन दे रखे हैं, और पूछ रहा है इनमें से कितने कथन पर्याप्त है, कौन सा कथन पर्याप्त है ये आपको बताना है। तो ए ई से लंबा है, तो ए जो है वो ई से लंबा है, ठीक है, लेकिन डी से छोटा है, तो ए जो वो डी से छोटा है। पहले स्टेटमेंट से पता चल रहा है सबसे छोटा कौन है, नहीं, पांच लोग हैं और पांच लोग तो कंप्लीट आ ही नहीं पा रहे। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, बी सी से छोटा है, बी जो है वो सी से छोटा है, लेकिन ई से लंबा है, तो ई से लंबा है बी, ठीक है। अब देखो इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के पता लग पा रहा है क्या, ए बी सी डी ई, देखो यहाँ पे पांचों व्यक्ति आ गए, और इन पांचों में ये तो पता चल रहा है कि सबसे नीचे ई ही रहेगा, पता चल गया ना सबसे छोटा कौन होगा, ई होगा। यानी ये पहली और दूसरी स्टेटमेंट मिलकर पांच व्यक्तियों के बारे में बता दे रही है, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट पर्याप्त हैं सब ये बताने के लिए कि सबसे छोटा कौन होगा, ठीक है। ये एक तो पांचों व्यक्ति कवर हो गए इसमें, और दूसरी चीज़ कि ई सबसे नीचे ही है, बाकी सब ई से ऊपर है ना, तो ई सबसे छोटा होगा, तो एक और दो, ऑप्शन नंबर सेकंड, एक और दो स्टेटमेंट जो है वो पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट से फर्स्ट और फिर फर्स्ट से लास्ट देखेंगे, उसके बाद दूसरी चीज़ें देखेंगे। तो ए से एफ, तो ए बी सी डी ई एफ, तो 2 4 5 +5। डब्ल्यू से पी, तो डब्ल्यू से पी तो माइनस करना पड़ेगा, QRSTUVW, तो 1 2 3 4 5 6 7 -7। ए से एफ यानी कि फिर +5। के से डी, तो के से डी क्या होता है 11, डी होता है 4, तो 7 माइनस का, बिल्कुल सही, बढ़िया। ई से जे यानी कि 5 से 5 +5, ठीक है। यहाँ पे -7 हो रहा है क्या, 23, और 3 और 4 3 7, बिल्कुल सही, -7 +7 माइनस सॉरी +5 -7 +5 -7। इसको देखें, +5 करें सबसे पहले, तो 6 5 11, यानी कि क्या आएगा, -7 करेंगे तो क्या आएगा, तो -7 करेंगे तो एक तो ये हो गया, अब 6 माइनस कर दो, तो 20, यानी कि टी आएगा, ठीक है। तो के और टी ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद +5 यानी कि 3 और 5 8, यानी एच आएगा। फिर -7, तो 5 खत्म, 2, तो वाई जेड, तो 5 ये है।
5 खत्म, 2 और माइनस करो, 26 में से 2 गया 24। तो एक्स वाई जेड एक्स आएगा, तो ये ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंक्ति में महीना महिमा आगे से 28वें स्थान पर है, यानी आगे से ये 28th स्थान पर है, कौन? महिमा जी। ठीक है। और अंशुल पीछे से 22वें स्थान पर है, तो अंशुल पीछे से 22वें स्थान पर है, अंशुल। ठीक है। और अंशुल आगे यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, पर एक्चुअल जो आइडियल स्थिति होती है ये होती है पहले ऐसे बनाना है, उसके बाद दूसरी सिचुएशन के हिसाब से आगे करना है। और उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे मान लो 5 व्यक्ति हैं। ठीक है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? यदि अंशुल पंक्ति में महिमा के पीछे खड़ा है, तो महिमा यहाँ पे इसके पीछे अंशुल है, देखो। ठीक है। और अंशुल पीछे खड़ा है महिमा के, तो पूछ रहे कितने व्यक्ति हैं, देखो 28 तो टोटल यहाँ पे हैं, 22 टोटल यहाँ पे हैं, इनके बीच में 5 ये रहे, तो 28 30 40 50 और 5 ये, टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 55। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 11 अक्टूबर 1969 को शनिवार है। 29 नवंबर 1977 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पे ये आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो जो आपको याद हो। एक नहीं भी याद है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सेम डे को अगर एक ईयर आगे चले जाओ, यानी 11 अक्टूबर 1969 से 11 अक्टूबर 1970 में चले जाओ आप, तो +1 हो जाता है। यानी कि 11 अक्टूबर 1979 को 70 को एक साल आगे बढ़े आप, तो एक दिन आगे हो जाएगा, यानी कि इस सेम ईयर पे 11 अक्टूबर 1970 को एक दिन आगे, यानी कि शनिवार की जगह इतवार आ जाएगा यहाँ पे। इतवार मतलब रविवार। ठीक है। अगर ये लीप ईयर होता तो +2 हो जाते। अब 77 तक जाना आपको, तो 71 72 73 74 75 76 77। ठीक है। अब 71 में फिर +1 हो जाएगा। ठीक है। 72 क्या है? लीप ईयर है, तो +2 हो जाएगा। लीप ईयर कौन सा होता है? जो 4 से कट जाता है। यहाँ पे +1, यहाँ +1, यहाँ +1। 76 में +2, 77 में ये। तो देखो कितना, अब कहाँ तक आ चुके हैं हम आ चुके हैं 11 अक्टूबर 1977 को, और हमें नवंबर तक जाना है, तो अक्टूबर तक तो आ ही चुके हैं हम यहाँ तक। अब अक्टूबर में कितने दिन बचे हैं? 31 का अक्टूबर होता है तो 20 दिन बचे हैं, तो 7 से काट दो इसको, 7 दूनी 14, कितने दिन बचे? 6 बचे और डेज। ठीक है। अक्टूबर के बाद नवंबर में आ जाओ, नवंबर में कितने दिन दे रखे? 29, तो 7 से काट दो, 7 चौक 28, एक दिन बचा तो +1। ठीक है। तो अब इसको हम्म, ये रहा। तो 1 2 3 4 5 6, ये वाले काउंट करना है आपको। 1 2 तो 4 5 6 7, जैसी 7 बन गया काट दो। 2 6 और 1 7 काट दिया, 2 और 1 3, यानी कि +3 करना पड़ेगा आपको। शनिवार में +3 करेंगे क्या होगा? रविवार सोमवार मंगलवार। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो रेन को ऐसे लिखा जा रहा है, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी होती है? सबसे पहले आपको करना होता है इनकी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू प्लस करके देखिए। ठीक है। उससे नहीं आंसर आएगा तो फिर उसको अपोजिट करके देखना है, फिर वॉवल कॉन्सोनेंट ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है। RAIN। 10 18 20 और 2 22, 2 3 4 42, तो 42 को 44 लिख रखा है, +2 कर रखा है। ठीक है। क्लाउड 3, KL 12, NO 15, TU और D 5 और 3 8 2 10 और 11 और 4 15, 1 2 3 4 5 55। लेकिन यहाँ पे 55 में 3 प्लस कर रखा है, यहाँ पे 2 क्यों प्लस कर रखा है? अब देखो वॉवल और कॉन्सोनेंट देखने की कोशिश करो। यहाँ पे 2 वॉवल है तो 2 प्लस कर रखा है। यहाँ पे कितने वॉवल हैं? यहाँ पे केवल एक वॉवल है, नहीं 2 वॉवल है, सॉरी, AIOU। 2 वॉवल है लेकिन 3 प्लस कर रखा है। बट अगर आप यहाँ देखो तो 1 2 3 3 कॉन्सोनेंट्स है, यानी कि इसने 3 कॉन्सोनेंट यहाँ पे हैं और 2 कॉन्सोनेंट यहाँ पे हैं। कॉन्सोनेंट्स की वैल्यू को पुट कर रखा है सम में। ठीक है। तो इसको जल्दी से प्लस करेंगे। UTUMBRELLA। 3 2 5 6 8 6 14, 14 5 19, 20 21 22 23 24, 2 4 5 6 7 8 84। इसमें कॉन्सोनेंट्स कितने हैं देखो, इसको हटा दो, ई को हटा दो, ए को हटा दो, तो 1 2 3 4 5, तो 5 प्लस करेंगे इसमें कितना आ जाएगा? 89। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है। चलो भाई फाइनली मैथ्स और रीजनिंग खत्म हो गए, 1 घंटा लगा दोनों करने में। तो आज मैथ्स और रीजनिंग यार, मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया ना, कुछ क्वेश्चंस थे आज मैथ्स के कैलकुलेटिव, रीजनिंग के भी अच्छे क्वेश्चंस थे। चलो भाई अब जीके जीएस को देखते हैं।
टाइम पर्याप्त है? हो जाएगा 18 मिनट में। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित शंकाओं और विवादों के बारे में निर्णय देता है? तो ये सब बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन। तो उससे रिलेटेड, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी वाद विवाद होते हैं, उनका जो होगा वो उच्च न्यायालय उनके चुनाव संबंधित वाद विवादों को देखता है। ठीक है, चलिए। 1% या 1 डिग्री या इससे भी कम की औसत प्रवणता दर्शाने वाले महासागर के सबसे छिछले भाग को क्या कहते हैं? सबसे छिछला मतलब क्या कहते हैं? प्रवणता, गहरे समुद्री मैदान, महाद्वीपीय शेल्फ। देखो शेल्फ क्या होता है? ये जैसे महासागर है, तो महासागर ऐसे 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 चलते जाएगा और एक समय के बाद फिर ऐसे ऐसे होता है, समझ रहे हो? ये जो ना, ये शेल्फ है, जहाँ तक कि बहुत कम, जैसे आप पानी में जाते हो समुद्र में तो उतना गहराई नहीं होती शुरुआत में, फिर जैसे चलते जाओगे गहरा गहरा होता जाएगा, बीच में बहुत गहराई हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है ना, ये इसको शेल्फ कहते हो आप। ये शुरुआती जो तट है ना, ये इसको आप शेल्फ कहते हो। और ये 1 डिग्री से भी कम, बहुत कम होता है इसका झुकाव। तो इसके बारे में ही आई थिंक ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरानी जलोढ़ मृदा में नई जलोढ़ मृदा की तुलना में डैश की उच्च सांद्रता होती है। तो पुरानी जलोढ़ में नई जलोढ़ की तुलना में ज़्यादा क्या होती है भाई? उत्पादकता ज़्यादा होती है पुरानी वाली में? नहीं, कम होती है। नई में ज़्यादा होती है। लावा प्रवाह, रेत के कण, कांकेर नोड्यूल्स, छोटी ईंटें। पुरानी जलोढ़ में नई मृदा की तुलना में डैश की उच्च, तो पुरानी जलोढ़ में रेत ज़्यादा होगा ना, नई में कम होगा क्या? और 3 ऑप्शन तो कहीं लग भी नहीं रहे, वैसे भी सेकंड ही होना चाहिए आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह झारखंड में विवाहों जैसे उत्सव और औपचारिक अवसरों पर ढाल और तलवार धारण किए पुरुषों द्वारा किया जाने वाला युद्ध कला नृत्य का एक रूप है। इस नृत्य का नाम बताइए। झारखंड में क्या आता है बेसिकली? तो झारखंड में कौन सा? मुंडारी, बिल्कुल सही, झारखंड का ही है। ठीक है, मुंडारी झारखंड का ही है। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। आईपीएल 2025 के सह प्रस्तुतकर्ता के रूप में थम्स अप की जगह किस पेय पदार्थ ब्रांड ने ले ली है? तो अब भाई कैंपा आ गया है, सबको पता चल गया होगा कि जो कैंपा है उसने ही आईपीएल में थम्स अप की जगह ले ली है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर शब्द किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तीव्र और समावेशी विकास, ये आपका आया था 2002 से 7 वाली में। तो 2002 से 7 वाली कौन सी थी आपकी? 11वीं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये गरीबी हटाओ और समावेशी विकास, ये सब चीज़ें याद रखने वाली हैं। ठीक है, हर पंचवर्षीय योजना में पूछा जाता है। कालानुक्रमिक रूप से सही है कौन सा बताना है इसमें? ताम्रपाषाण युग, फिर लौह युग, फिर कांस्य युग, फिर नवपाषाण युग। नवपाषाण तो पहले आएगा ना, इसके बाद ताम्रपाषाण वगैरह आएंगे। तो पहला तो गलत होना चाहिए। लौह युग, ताम्र युग, नवपाषाण गलत। नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, फिर कांस्य युग, फिर लौह युग, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, नवपाषाण के बाद ही तो दूसरे युग आते हैं ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोसर के बाद लद्दाख में मनाया जाने वाला पहला त्योहार डैश है। लोसर तो लद्दाख में मनाया था, ये तो पता है आपको। इसके बाद मनाया जाने वाला पहला, चलो भाई, पीसी बंद हो गया था भाई अचानक से, तो रिस्टोर हुआ ही वापस से, टेस्ट वहीं से ही। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। कहाँ तक आ चुके थे हम? जनरल साइंस पे आगे डायरेक्ट भाई। ये सब तो अटेम्प्टेड है ना, हाँ ठीक है। तो किस क्वेश्चन पे थे हम? 8th क्वेश्चन पे थे। लोसर के बाद हमने देखा, इस क्वेश्चन को हमने कर दिया था 7। नेक्स्ट। मध्यभाषणकालीन उपकरणों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है, ये बताना है। निर्माण में हड्डी और सींग का उपयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया गया था। हड्डी और सींग का उपयोग तो था। मुख्य रूप से तांबे और कांस्य जैसी धातु सामग्री से बनाए जाते थे। कांस्य युग तो बाद में आएगा, ये भी गलत होना चाहिए। उपकरण भारी और विशाल थे, भारी भरकम कार्यों में के लिए निर्मित किया गया था। छोटे और हल्के होते थे, अधिक विशिष्ट कार्यों के लिए निर्मित किया जाता था। फोर्थ ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। भारी तो शुरुआत में थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा पावर ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत में सबसे बड़े ऊर्जा साक्षरता आंदोलन को किस पहल के तहत शुरू किया है? इसका कुछ आइडिया नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। डैश को भारत के गुजराती नववर्ष के रूप में जानता है। गुजरात में कौन सा होता है? बेस्ट टू बर्स, बेस्ट टू बर्स, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना कुमुदिनी लाखिया का 95 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में निधन हो गया। कुमुदिनी लाखिया को गणतंत्र दिवस 2025 पे कौन सा नागरिक पुरस्कार दिया गया? भारत रत्न तो नहीं ही मिला होगा, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। भाई 95 ईयर में पहुंच गई तो पद्म विभूषण तक तो पहुंच ही गई होंगी वो, मेरे हिसाब से तो। क्योंकि पद्मश्री और पद्म भूषण तो बहुत इनिशियल फेज में मिल जाते हैं। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी? कल भी आया था सेम क्वेश्चन, बिपिन चंद्रा जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट नामक पुस्तक, सिक्स मशीन कौन है भाई? क्रिस गेल ही है, तो इन्होंने लिखी होगी भाई। ये भी कुछ क्वेश्चन है, आई थिंक ये होना चाहिए। बनारस घराने पंडित किशन महाराज एक डैश वादक थे। किशन महाराज कौन थे भाई? किशन महाराज तबला वादक ही थे, हाँ तबला वादक ही थे। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? काली मिट्टी, जो कि साउथ में पाई जाती, दक्कन प्लेट्यू वाले हिस्से में पाई जाती है। तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां के बारे में बहुत बार पूछा गया। मीरा कादर बख्श खां के द्वारा संगीतकार कौन से घराने से थे? पंजाब घराने से थे। 20-21 बार सेम क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 2025 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण में सुधार के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? जीवाश्म ईंधन, सब्सिडी बढ़ाना, नए कोयले आधारित बड़े स्टेशन का विस्तार करना, ग्रिड आधारित, ग्रिड और भंडारण प्रणालियों को नए डिजिटलीकरण करना, कच्चे तेल के आयात को दोगुना करना तो नहीं होना चाहिए। जीवाश्म ईंधन सब्सिडी, जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी तो नहीं बढ़ाना चाहिए नवीकरणीय के लिए। नए कोयला आधारित बड़े स्टेशन का विस्तार करना, कोयला आधारित या ग्रिड भंडारण प्रणालियों उन्नत डिजिटलीकरण करना। ये थोड़ा सा सेंसेबल सा लग रहा है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। लेट्स सी। डोलू कुनीथा ढालों का उपयोग करके किया जाने वाला एक पारंपरिक समूह नृत्य है, किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ है? ढोलू कुनीथा, डोलू कुनीथा, ढोलू कुनीथा। तो साउथ का लग रहा है ढोलू कुनीथा, आंध्र प्रदेश के साथ जाते हैं। लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नेता 2025 में पर्यावरण COP30 के वैश्विक स्वास्थ्य पर एक विशेष सत्र में बातचीत की। किसने की बातचीत? पर्यावरण से रिलेटेड बातचीत कौन कर सकता है? पीयूष गोयल तो नहीं करेंगे, वाणिज्य मंत्री जयशंकर नहीं करेंगे, मोदी जी के साथ, इन सब के साथ मोदी जी का नाम तो छोटा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये छोटे छोटे। तो हरदीप सिंह जी जो है वो शायद पर्यावरण मंत्री है, उसके पेट्रोलियम वगैरह के ना शायद, तो यही होना चाहिए आई थिंक। चलो जल्दी से साइंस पे आते हैं। मानव शरीर के किस निम्नलिखित में से किस ग्रंथि या पित्त रस स्रावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्त रस? तो पित्त रस आपका यकृत, लीवर। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ये सब स्किप करूंगा मैं अभी, बिल्कुल भी मेरे को ये सब नहीं आता है, छोड़ेंगे इसको। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, सॉरी हाइड्रेट किसका नाम है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ये तो NTPC क्वेश्चन है, ये जिप्सम का होता है, हाँ ठीक है। हम्म। निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी भोजन भोजन को अमाशय से छोटी आंत में जाने को नियंत्रित करती है? भोजन को अमाशय से छोटी आंत में जाने को नियंत्रित करती है कौन सी अ, मांसपेशी? रेक्टस, पेक्टोरलिस, कैस्ट्रोन, क्लेमियस, स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, पता नहीं यार, बाद में देखते हैं इसको, ये अगेन न्यूमेरिकल है साइंस का, नहीं करेंगे इसको। कार्बन में अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अनोखी क्षमता होती है, इस गुणधर्म को डैश कहा जाता है? अन्य कार्बन के साथ अ, आबंध बनाने की क्षमता, श्रृंखलन। ये भी अभी 6-7 मॉक में ऑलरेडी आ चुका है सेम क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट के बारे में कौन सा अ, गलत है, ये बताना है आपको। सोडियम कार्बोनेट कांच साबुन, अभी इसको भी बाद में देखेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी धातुएं लोहे में मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाती हैं? अगेन ये पहले भी आ चुका है, निकेल और क्रोमियम स्टेनलेस स्टील, जिससे आपका सिक्का बनाया जाता है, ठीक है। कौन सा यौगिक प्रति अम्ल को एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रति अम्ल के एक घटक के रूप में कौन सा यौगिक है? नॉट श्योर, नहीं है कोई आइडिया, आगे बढ़ते हैं। एक सेल में एक सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? हाँ ये आ चुका है क्वेश्चन। सेल में विभवांतर मापा जाता है आपका वोल्ट में। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। अगेन ये न्यूमेरिकल है, आगे बढ़ते हैं। एक जब एक मोटे कांच के स्लैब को मुद्रित
सामग्री पर रखा जाता है तो वो डैश दिखाई देते हैं, और यह प्रकाश के डैश के कारण होता है। जब एक मोटे कांच के स्लैब को मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो वे डैश दिखाई देते हैं। मोटे कांच को स्लैब के मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है। इसको बाद में सोचते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कौन सा धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील होती है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील, ये भी शायद एनटीपीसी क्वेश्चन है। मैग्नीशियम, एमजी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस घटना में ठोस पदार्थ द्रव्य पदार्थ में बदल जाता है? संगलन, यानी गलना। तो गल के तो ठोस जो है वो द्रव्य में बदलेगा। बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन ठीक है। अभिक्रियाशील श्रेणी के अनुसार लोहा डैश से अधिक अभिक्रियाशील है? लोहा किस से अधिक अभिक्रियाशील है? पोटेशियम से अधिक अभिक्रियाशील है लोहा। पोटेशियम जैसी चीजें तो यार ये सब तो ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं ना। सोडियम लोहे से ज्यादा ही होनी चाहिए। तांबा, कैल्शियम। तांबा और लोहा जो है सेम सेम सी धातु हैं, तो लोहा तांबे से अधिक अभिक्रियाशील। ये सब तो ज़्यादा अभिक्रियाशील लग रही है मेरे को, शायद ये हो। सी ऑप्शन के साथ जाते हैं, लेट्स सी। दूध किसका मिश्रण है? केवल प्रोटीन, केवल वसा, केवल जल, या तीनों? बिल्कुल सही, तीनों चीज़ें होती हैं दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन ठोस की विशेषता नहीं है? ठोस की विशेषता क्या नहीं है? कठोरता, नियमित आकार, उच्च घनत्व, संपीड्यता। संपीड्यता तो इसमें होती ही नहीं है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सबसे कमजोर चालक है? सबसे कमजोर चालक कौन सा है? सबसे कमजोर चालक कौन सा है? बेकेलाइट, पीतल, डायमंड, तरल हीलियम। ये दोनों तो कमजोर नहीं हो सकते। बेकेलाइट या तरल हीलियम। हीलियम भी कमजोर तो नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन पता नहीं क्या है, यही होना चाहिए। जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? उत्सर्जन तंत्र का श्वसन, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, पाचन, प्रजनन। उत्सर्जन तंत्र जो होता है उसका मेन काम क्या होता है जंतुओं में? पाचन प्रजनन तो नहीं होना चाहिए। श्वसन या अपशिष्ट पदार्थों का अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन, निष्कासन या श्वसन, इंग्लिश में क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम तो यार अपशिष्ट का ही निष्कासन करेगा ना। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन युक्त आहार, ये क्या है? कॉलम बी यहाँ से मैच कराना है, ठीक है। प्रोटीन किस में होता है भाई? खट्टे फल, अंडे के सफ़ेद भाग में होता है, तो ए का तो सी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन खत्म। वसा युक्त आहार, कार्बोहाइड्रेट युक्त, विटामिन सी। विटामिन सी किस में होता है? खट्टे फलों में होता है, तो फोर्थ का तो बी होना चाहिए। फोर्थ का भी एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। अगेन ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? प्रश्न सहायता, ये शायद मॉक में आया हुआ क्वेश्चन है। संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। आई थिंक पृष्ठ तनाव था इसका उत्तर। ये शायद ये आ चुका है मॉक में, आई थिंक। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल है। ये क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश में मानव त्वचा पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव के कारण संश्लेषित होता है? सूर्य के प्रकाश में मानव त्वचा पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव के कारण संश्लेषित होता है कौन सा विटामिन? सूर्य के प्रकाश में तो विटामिन डी का ही कुछ काम होता है, और क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से संबंधित तो विटामिन डी ही होता है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। चलो भाई, जनरल साइंस के हमने केवल 15 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। देखें, और देख लेते हैं। 1 मिनट अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। हम्म ये न्यूमेरिकल्स हैं। कोई छोटा क्वेश्चन रह गया है क्या? देख लेते हैं। सारे न्यूमेरिकल्स ही रह गए ऑलमोस्ट, ठीक है। ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कौन सी मांसपेशी भोजन को अमाशय से छोटी आंत में जाने को नियंत्रित करती है? रेक्टस, पेक्टोरलिस, गैस्ट्रोक्नीमियस, स्फिंक्टर। हम्म 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 हम्म।
नो आइडिया भाई इसका। इसमें हमने 15 स्किप कर दिए हैं, मैथ हो गया कंप्लीट, रीजनिंग, और इसमें हमने 2 स्किप किए हैं, तो 15 तो 17 क्वेश्चन हमने स्किप कर दिए, यानी कि चलो भाई इसको सबमिट ही करते हैं, टाइम ख़त्म हो इससे पहले हम ही सबमिट कर देते हैं। तो ये है हमारे 10 क्वेश्चन साइंस में स्किप किए हैं, 2 क्वेश्चन इसमें, तो 12 क्वेश्चन स्किप किए किए हैं हमने। और सबमिट करते हैं भाई, सबमिट हो गया, अपने आप ही हो गया, चलो। हम्म चलो भाई, 84 हमारे करेक्ट हुए हैं, 4 हमारे रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि साइंस में हमने आज रिस्क नहीं लिया ना, सोच के नहीं लगाया साइंस में, इस वजह से हमारे कम ही गलत हुए हैं। ठीक है, मतलब 25 में से 15 ही हमने अटैम्प्ट किया ना साइंस में, बाकी मैथ्स और रीजनिंग में ठीक हुआ, यानी कि मैथ्स रीजनिंग में हमारे गलत नहीं हुए। बाकी पेपर का लेवल मुझे आज बहुत अच्छा लगा, स्पेशली मैथ्स का लेवल ठीक था, क्वेश्चंस ऐसे थे कि आपको टाइम लगेगा और आप वहाँ पे हेजिटेट हो सकते हो, मतलब थोड़ा सा नर्वस ऐसा हो सकता है कि 5-7 मिनट चले गए किसी क्वेश्चन में और वहाँ पे आप फंस गए थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस थे, 1-2 क्वेश्चन थे और थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी थे क्वेश्चंस, तो अच्छे क्वेश्चंस तो थे। रीजनिंग में भी इवन थे कुछ क्वेश्चंस अच्छे। जीके जीएस अगेन मेरे को ठीक ही लगी, नॉर्मली थी जीके जीएस में, तो कुछ ऐसा सच था नहीं उतना। ठीक है, साइंस अगेन जैसी थी वैसी थी जैसी हमेशा लगती है। ठीक है, और तो क्या ही था, बस ठीक है, ये था आज का मॉक टेस्ट भाई। मिलते हैं फिर कल लाइव टेस्ट नंबर 2 के साथ। ठीक है जी, तो इससे पहले जो न्यू पैटर्न वाले मॉक टेस्ट है ना, 2 मॉक टेस्ट हम लगा चुके हैं, थर्ड है, वो 2 मॉक टेस्ट मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर अगर अभी तक भी आपने उन 2 मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन नहीं देखा तो जाकर देख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।